हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टोसिस। इसको हम ब्लेफारोटोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि एबनॉर्मल ड्रॉपिंग हो जाए अपर आईलिड की तो वो टोसिस कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लो पोजीशन हो जाए अपर आईलिड की। जो ऊपर वाली आईलिड होती है ना वो मतलब ऐसे नीचे आ जाए, इसकी एबनॉर्मल ड्रॉपिंग हो जाए, गिर रही हो, लो पोजीशन हो जाए। तो इसकी क्लासिफिकेशन है, एक तो कंजेनाइटल टोसिस है, दूसरी एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल में जो हमारे पास आइसोलेटेड कंजेनाइटल टोसिस होती है, मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम, ब्लेफारो फिमोसिस सिंड्रोम, ठीक है। ये तीन आगे कंजेनाइटल। एक्वायर्ड में हमारे पास न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक, मैकेनिकल, ठीक है। इन सबको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। तो एक कंडीशन होती है सूडोटोसिस, ठीक है। ये कोई भी कंडीशन जिसमें मतलब कि फाल्स इंप्रेशन हो कि टोसिस हुई है, यानी कि वो नॉर्मली टोसिस नहीं होती लेकिन ऐसे फाल्स इंप्रेशन हो, जैसे कि एनोप्थेल्मोस में या माइक्रोपथेल्मिया में। माइक्रोपथेल्मिया में पेशेंट की मतलब आंखें छोटी होती हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि वो असल में अपर आईलिड की ड्रॉपिंग हो रही है, ठीक है। तो उसमें ये सूडोटोसिस कहलाएगी। एनोप्थेल्मोस में मतलब आई जो होती है ना वो अंदर डीपली सिंक कर जाती है, नीचे धस जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एनोप्थेल्मोस। तो उसमें भी ऐसे लग रहा है कि ये टोसिस हो गई है पेशेंट को, तो इसको हम कहेंगे सूडोटोसिस। इसके अलावा भी कुछ कॉजेज़ हैं जिससे कि क्यों होती है टोसिस। एक तो लैक ऑफ लिड सपोर्ट की वजह से, कॉन्ट्रालेटरल लिड रिट्रैक्शन, ठीक है, दूसरी वाली लिड जो है उसको रिट्रैक्ट करें। इप्सिलेटरल हाइपोट्रोपिया। इप्सिलेटरल हाइपोट्रोपिया क्या है, यानी एक किस्म का स्ट्रैबिस्मस है जिसमें मतलब जो आई होती है ना वो डेविएट हो जाती है डाउनवर्ड। जैसे ही दोनों आंखें खोलेंगे तो वो डाउनवर्ड डेविएट होगी, तो उसमें भी उसकी वजह से भी टोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोटोसिस होता है, एक्सेसिव आईब्रो स्किन की जो है ना वो स्ट्रेचिंग हो रही होती है, देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये है एक ब्रोटोसिस। एक और कॉज है डर्माटोक्लेसिस, ठीक है। इसमें ना क्या होता है कि बहुत ही लूज़ और रिडंडेंट आईलिड स्किन होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे लूज़ सी होती है, एक्सेसिव आईलिड स्किन होती है, जो टोसिस ऐसे लग रहा था कि उसकी वजह से जो है वो टोसिस हो रहा होता है। जैसे इस पेशेंट की जो स्किन है वो इस कंडीशन को कह रहे हैं डर्माटोक्लेसिस। तो ये सारे मतलब डिफरेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, टोसिस के। एटियोलॉजी पे सबसे पहले कंजेनाइटल टोसिस की बात करें तो ये कॉज होता है मेल डेवलपमेंट ऑफ द मसल या उसका टेंडन या उसकी नर्व सप्लाई, लेवेटर मसल जो आईलिड का मसल होता है, ठीक है, उसकी जो मेल डेवलपमेंट हो गई है तब ये कंजेनाइटल हो गई है। तो किस तरह से होगी, इसकी फॉलोइंग फॉर्म्स। एक होती है नंबर 1 सिंपल कंजेनाइटल टोसिस, ठीक है। सिंपल कंजेनाइटल टोसिस एक आंख में हो सकती है लेकिन ये बायलेटरली भी होती है। इस फिगर में देखें, यहाँ पे ये लेफ्ट कंजेनाइटल टोसिस दिखाई गई है, यहाँ पे ड्रॉपिंग हो रही है अपर आईलिड की विथ एब्सेंट आईलिड क्रीज। ये मतलब क्रीज बनता है ना, ये आईलिड का क्रीज है, ये यहाँ पे नहीं बन रहा, तो उससे हमें पता चल रहा है कि टोसिस है। इसके अलावा इस फिगर में भी देखें, यहाँ पे बायलेटरल आईलिड की ड्रॉपिंग हो रही है। कैसे पता चल रहा है कि ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रीज नहीं बन रहा, एब्सेंट आईलिड क्रीज, और ये बायलेटरल है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंपल कंजेनाइटल टोसिस है ना, इसमें हमने बात की कि आईलिड का क्रीज नहीं बनेगा, जो टोटिक लिड है वो हायर होगी देन नॉर्मल लिड इन डाउन गेज ड्यू टू पुअर रिलैक्सेशन ऑफ द लिवेटर मसल। यानी मिसाल इस पेशेंट को अगर इस आंख में टोसिस है, इस वाले पेशेंट को, तो इसकी जो ये लिड है ना, ये टोटिक लिड जो है ये हायर है एज़ कम्पेयर टू इस नॉर्मल आई लिड के। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो लिवेटर मसल है ना वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि टोसिस में जो है सिंपल कंजेनाइटल टोसिस में लिवेटर का फंक्शन जो है ना वो कम हो जाता है। इसका मेनली लिवेटर का फंक्शन क्या होता है कि ये आईलिड को ना रेज कर रहा होता है और आईलिड की पोजीशन को ना ऊपर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये भी लॉस्ट हो जाता है कंजेनाइटल सिंपल टोसिस में, ठीक है। कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हम पढ़ रहे थे, तो अब कंजेनाइटल की दूसरी जो है टाइप वो है मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं कंजेनाइटल साइनकाइनेटिक टोसिस, ठीक है, कंजेनाइटल साइनकाइनेटिक टोसिस। अब ये 5% जो टोसिस होती है ना कंजेनाइटल, वो ये वाली होती है मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें ना मिसडायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन हो जाती है बिटवीन ओक्यूलोमोटर नर्व एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाइंग टू द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। यानी इसमें हो क्या रहा है कि जो इनर्वेशन होती है ना नर्व सप्लाई, एक तो ओक्यूलोमोटर नर्व है जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, और दूसरी हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसकी भी मैंडिबुलर वाली जो ब्रांच है, इन दोनों की जो है वो मिस डायरेक्शन हो जाती है, मिस डायरेक्टेड क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। कौन से मसल्स पर, मैस्टिकेशन के मसल, जो मतलब हमारे चबाने वाले मसल्स होते हैं, जैसे कि टेम्पोरलिस हो गया, लेटरल टेरिगोइड, मिडिल टेरिगोइड, मैसेटर मसल, ये सारे हमने एनाटॉमी में पढ़े, तो उनकी जो है ये इनर्वेशन में मिस डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। तो उस वजह से ये सिंड्रोम हो रहा है, मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम। अब इससे होगा क्या कि जो टोटिक आईलिड होगी ना जिसमें टोसिस हुई हुई है, उसकी रिट्रैक्शन होगी,
वो रिट्रैक्ट होगी। कब होगी रिट्रैक्ट? जब हमारी जो जॉ है वो मूव करेगी, जब हम चबाएंगे, सक्शन करेंगे या फिर मुंह खोलेंगे या फिर हम कॉन्ट्रालेटरल जॉ की जब मूवमेंट होगी तो ऐसी मूवमेंट्स पे, जॉ की मूवमेंट्स पे जो टोटिक लिड है वो रिट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इस फिगर में दिखाई गई है टोसिस है जो कवर कर रही है पिपिलरी एरिया को, इसको ये कंजेनाइटल साइनकाइनेटिक टोसिस है। यहाँ पे भी ये वही दिखाया गया कंजेनाइटल साइनकाइनेटिक टोसिस, इसमें रिट्रैक्शन हो रही है टोटिक लिड की ऑन ओपनिंग द माउथ। जैसे इसने जॉ की मूवमेंट की तो ये टोटिक लिड जो है मैंने कहा रिट्रैक्ट करेगी, तो ऐसे टोसिस जो है वो सही हो गया, रिट्रैक्ट हो गया। यानी इसमें हो क्या रहा है कि जो अब देखिए ना मैंडिबुलर डिवीजन है इसकी, हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी जो ब्रांच है, अब वो जो है जाके मिस डायरेक्ट हो गई और वो जाके हमारे लेवेटर मसल को सप्लाई कर रही है, आईलिड वाले को। तो इसकी वजह से जॉ की मूवमेंट में, जॉ के मूवमेंट्स पे जो आईलिड पे एक्शन हो रहा है वो रिट्रैक्ट हो रही है। जैसे अब ये वीडियो भी देखें, यहाँ पे जॉ की मूवमेंट हो रही है लेकिन उस मूवमेंट पे जो रिट्रैक्शन हो रही है स्टोटिक लिड की। ठीक हो गया? लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी ये वाली आँख बंद क्यों है? असल में ये बंद ही, ये बच्चा सो रहा है, इसके सोने की वजह, सो रहा है उसके बावजूद जो है इस मूवमेंट पे जो है ये लिड रिट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद तीसरी टाइप है कंजेनाइटल टोसिस की, जो है ब्लेफारोफिमोसिस सिंड्रोम। ठीक है, अब इनहेरिटेंस जो है इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, इस तरह की कंडीशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की। और इस कंडीशन में ना टिपिकली 4 मेजर फीचर्स जो है वो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होंगे। इस फिगर को भी साथ साथ अगर आप देखते जाएं तो एक तो मॉडरेट टू सिवियर सिमेट्रिकल टोसिस होगी विथ पुअर लिवेटर फंक्शन। ठीक है तो सिमेट्रिकल टोसिस मॉडरेट भी हो सकती है, सिवियर भी, लेकिन इसमें जो है पुअर लिवेटर फंक्शन जो है पुअर होगा। इसके अलावा टेलीकेंथस होगा, यानी कि जो मीडियल कैंथाई है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये बढ़ जाएगा, ये देखिए बढ़ा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं टेलीकेंथस। इसके अलावा एपिकेंथस इनवर्सस होगा। एपिकेंथस इनवर्सस क्या है? अपवर्ड फोल्ड ऑफ स्किन ऑफ द इनर लोअर लिड। अब देखिए ना, ये लोअर जो आईलिड है ना, इसका जो इनर जो लोअर आईलिड है इसका ये अपवर्ड फोल्ड बना हुआ है। ठीक है, इसको कह रहे हैं एपिकेंथस इनवर्सस। एंड नंबर 4 इसमें हमें क्या नजर आएगा? ब्लेफारोफिमियोसिस, यानी वो क्या है? वो स्मॉल पाल्पेब्रल फिशर है ड्यू टू हॉरिजॉन्टली शॉर्टन पाल्पेब्रल फिशर, यानी इसकी जो आंखें हैं ना वो एवरेज आंखों से जो है वो छोटी खुलेंगी, इसको हम कह रहे हैं ब्लेफारोफिमियोसिस। फिशर जो है ये पाल्पेब्रल फिशर छोटा है। ठीक है, तो ये इसमें 4 मेजर फीचर्स होते हैं जो बर्थ के टाइम पे इसमें प्रेजेंट होते हैं इस सिंड्रोम। अब आ जाते हैं एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड में हमने सबसे पहले कहा कि होती है एक न्यूरोजेनिक टोसिस। अब ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें ना लेजन से हो जाती है, जाहिर सी बात है, नर्व, नाम से पता चल रहा है नर्व की लेजन जो सप्लाई करती है हमारी अपर आईलिड को। तो कौन सी होती है हमें पता है? ओक्यूलोमोटर होती है, थर्ड नर्व पाल्सी। सबसे पहले ये पढ़ें तो कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी में जो है वो, उसमें जो है ना हमें कंप्लीट टोसिस मिलेगी। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द कंप्लीट लॉस ऑफ द लिवेटर फंक्शन। बिल्कुल कंप्लीट लिवेटर का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है इसमें, तो इसको हम कह रहे हैं कंप्लीट थर्ड नर्व पाल्सी। ठीक है, इस फिगर में देखें तो इसमें राइट आई टोसिस हो रही है, इसको हम थर्ड नर्व पाल्सी भी कह रहे हैं, और ये न्यूरोजेनिक टोसिस है। इसमें भी देखिए ये थर्ड नर्व पाल्सी है, इसमें राइट आई जो है आउटवर्ड डेविएट कर रही है। ठीक हो गया, और यहाँ पे इस फिगर में जो है राइट आई की रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा है कि पार्शियल टोसिस जो है ना वो भी हो सकती है जब पार्शियल थर्ड नर्व पाल्सी होगी, तो हम उसको कहेंगे पार्शियल टोसिस। वो थी कंप्लीट नर्व थर्ड पाल्सी, तो कंप्लीट टोसिस। और ये जो पार्शियल टोसिस होती है ना, ये एसोसिएटेड होती है विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑक्यूलर मूवमेंट्स। ऑक्यूलर मूवमेंट्स यानी इसमें रिस्ट्रिक्टेड होंगी, जिस तरह मैंने आपको फिगर में भी दिखाया कि इसमें जो है राइट आई साइड की आई की जो है ना रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। और इसके अलावा जो है पार्शियल वाली में क्या होता है कि डायलेशन ऑफ द प्यूपिल हमें मिलेगी। उसके बाद न्यूरोजेनिक टोसिस में दूसरा जो लेजन है वो है हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब इससे क्या होता है? पार्शियल टोसिस होती है हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से। अब ये फिगर देखिए, इसमें हॉर्नर सिंड्रोम की पिक्चर है, ये देखिए राइट आई मियोसिस होता है इसमें हॉर्नर सिंड्रोम में। इसके अलावा लोअर लिड की एलिवेशन हो जाती है, इसको हम कहेंगे इन्वर्स टोसिस। अगर लोअर लिड ऊपर जाए तो इन्वर्स टोसिस, और अपर लिड की जो है वो ड्रॉपिंग हो रही है, क्योंकि हम टोसिस पढ़ रहे हैं तो अपर लिड भी ड्रॉप करेगी। हॉर्नर सिंड्रोम में ये 3 जो है वो क्लासिक साइंस हमें मिलते हैं। अब ये जो है ना एसोसिएटेड हो सकता है विद इप्सिलेटरल मियोसिस, हमने बात की। फिर कह रहा है कि लोअर लिड की एलिवेशन, एंड इन सम केसेस में एनहाइड्रोसिस के साथ। एनहाइड्रोसिस का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, परस्पायरेशन वगैरह, स्वेटिंग ही नहीं हो पाती, तो ये भी हॉर्नर सिंड्रोम में होता है। उसके बाद थर्ड है कंडीशन जो है एक्वायर्ड का जो सेकंड कॉज है वो है, सेकंड कॉज हमने एक्वायर्ड का पढ़ा वो है मायोजेनिक टोसिस। ठीक है, सबसे पहले हमने कंजेनाइटल टोसिस पढ़ी, फिर न्यूरोजेनिक पढ़ी, अब मायोजेनिक। मायोजेनिक जो है इसमें क्या हो जाता है? मायो से पता चला कि मसल का या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का जो है ना कोई डिफेक्ट होगा। अब इसकी टाइप्स कौन सी है? एक केस में मायोस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, और दूसरा है ओक्यूलर मायोपैथिस। मायोस्थेनिया ग्रेविस हमें पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिफेक्ट आ जाता है, और ये जो है यूनिलेटरल भी हो सकती है इसमें टोसिस, बायलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें टोसिस वेरिएबल होगी, फटीगेबल होगी,
ठीक है, और वो वर्स हो जाएगी इवनिंग के टाइम पे। और इसमें जो है डिप्लोपिया भी इसके साथ एसोसिएशन होती है कि पेशेंट को डबल विजन की कंप्लेन होती है माइस्थेनिया ग्रेविस वाले डोसेस में। ऑक्यूलर मायोपैथीज की बात करें तो इसमें जो है वो डिफेक्ट आ जाता है मसल में। तो इसमें कौन सी है, एक तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दूसरा मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अभी क्रोनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है, ये असल में ना एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है जिसमें टोसिस हो जाती है, आई की मूवमेंट जो है लिमिट हो जाती है और बल्बर मसल की वीकनेस हो जाती है सीवियर किस्म की। और इसके अलावा ना प्रॉक्सिमल लिम जो होता है ना पेशेंट का, वो भी मतलब वीक हो जाता है। तो ये भी काइंड ऑफ मसल डिफेक्ट है, तो उसमें मतलब ओक्यूलर मायोपैथी है और इसमें टोसिस होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी क्या है, ये हमें पता है जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मसल की जो है वो प्रोग्रेसिव मसल वीकनिंग और वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ब्रीदिंग को भी, स्वेलिंग मसल्स को, बॉवल्स को, लेंस ऑफ द आई को, ब्रेन को, ठीक है। तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसमें भी जो है वो टोसिस होता है। तो अब ये जो ओक्यूलर मायोपैथीज है ना, इनमें बायलेटरल टोसिस होता है और यूजुअली सिमेट्रिकल होता है विथ रिस्ट्रिक्टेड ओक्यूलर मूवमेंट विथ डिप्लोपिया, डबल विजन। अब आ जाते हैं चौथा जो कॉज है हमारे एक्वायर्ड टोसिस का, वो है एपोन्यूरोटिक टोसिस। ये बहुत कॉमन कंडीशन है एपोन्यूरोटिक टोसिस, ठीक है। आजकल ये क्यों होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द डेहिसल्स डिसइंसर्शन और स्ट्रेचिंग ऑफ द लिवेटर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। यानी इसमें जो हमारा जो लिवेटर मसल है ना आईलिड का, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाता है, एजिंग की वजह से ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। और ये आजकल बहुत ही कॉमन कंडीशन है। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊँ तो ये है एपोन्यूरोटिक टोसिस, ठीक है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेन इसकी जो ये 3 टाइप है वो है इन्वोल्यूशनल, जो एज रिलेटेड है, जो पिक्चर भी दिखाई अभी। दूसरी ट्रोमेटिक डिसइंसर्शन हो जाती है इस लिवेटर एपोन्यूरोसिस की। डिसइंसर्शन यानी कि वो मतलब उसकी जो अटैचमेंट का पॉइंट है वहाँ से वो रप्चर हो जाए, डिसइंसर्ट हो जाए, ठीक है। वो ट्रॉमेटिक भी हो सकता है। और तीसरा कॉज है पोस्ट ऑपरेटिव ड्यू टू द ड्रग एक्शन ऑन द एपोन्यूरोसिस, ठीक है, ड्रग की वजह से ऑपरेशन के बाद। अब ऐसे एपोन्यूरोटिक टोसिस के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसमें स्किन आईलिड का क्रीज हायर लेवल पे होगा ऊपर, और लिवेटर का फंक्शन इसमें नॉर्मल रहेगा क्योंकि लिवेटर की मसल में कोई मसला नहीं है, उसकी जो इंसर्शन है वो अफेक्ट हुई है डिसइंसर्शन की वजह से, या उसकी एपोन्यूरोसिस की स्ट्रेचिंग हो गई है, मसल का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट 3 फीचर हैं। अब आ जाती है मैकेनिकल टोसिस। अब ये मैकेनिकली क्यों हो रही है टोसिस, वेट ज़्यादा पड़ रहा है हमारी अपर आईलिड पे जो किसी लेजन की वजह से है, वो उस अपर आईलिड पे किसी भी लेजन की वजह से वज़न पड़े तो टोसिस होगा, उसको कहेंगे मैकेनिकल टोसिस। अब वज़न क्यों पड़ेगा, जाहिर सी बात है कोई ट्यूमर वगैरह होगा, आईलिड का ट्यूमर हो गया जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इन्फ्लामेशन हो गई जो चेलेजियन बन जाते हैं, और डर्माटोक्लेसिस, ठीक है। डर्माटोक्लेसिस मैंने आपको बताया कि जो स्किन होती है ना बहुत ही लूज़ हो जाए आईलिड की, और बहुत ज़्यादा स्किन हो जाए ऐसी लूज़ सी, एजिंग का प्रोसेस है उसमें, तो उसकी वजह से टोसिस होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन भी होती है इसमें, तो वो भी जो है वो टोसिस करवाती है, इसको कहेंगे मैकेनिकल टोसिस। अब ये फिक्र देखिए इसमें जो है मैकेनिकल टोसिस है बिफोर सर्जरी, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रोथ बन गई है, उसके वेट की वजह से मैकेनिकल टोसिस हो रहा है। अब टोसिस के क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला मसला होता है कि एक तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है, टोसिस जाहिर सी बात है, आंख एक खुली हुई है सही से, एक बंद हो रही है, बायलेटरल है तो और भी मसला हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता। दूसरा है एम्ब्लायोपिया, ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है, एक तो ये जो है होता है एम्ब्लायोपिया जब टोसिस जो है ना वो पूरे हमारी प्यूपिलरी एरिया जो है ना आई का, उसको पूरे को अगर अफेक्ट करे, टोसिस को कवर कर ले आईलिड, तब ये होता है। और ये ना जो 9 साल से बच्चे कम उम्र के होते हैं उनमें हो रहा होता है। एम्ब्लायोपिया क्या होता है, असल में ये एक पुअर विजन होता है, ठीक है, जो अक्सर एक आंख में होता है लेकिन कॉमनली ये दोनों आंखों में भी होता है। इसमें मतलब जो हमारा ब्रेन है ना वो परसीव नहीं कर पाता कि हम क्या देख रहे हैं, इसको हम लेज़ी आई भी कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। ज़्यादातर जो ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है कि मतलब जो आंख में जो है ना विजन, वो उसका जो है वो विजुअल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती, एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से जो पेशेंट को सही से नज़र नहीं आता। तो ये एम्ब्लायोपिया है। तो ये टोसिस में एम्ब्लायोपिया भी पेशेंट को हो सकता है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी प्यूपिलरी एरिया को कवर कर रही है, तो उसको नज़र कैसे आएगा। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर में इसको हमें स्क्विंट मिल सकता है, ये जो है ना टोसिस के साथ एसोसिएटेड कंडीशन हो सकती है। स्क्विंट, ठीक है, स्क्विंट पता है आपको, बेंगापन, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, वो अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में स्क्विंट। इसके बाद क्लिनिकल फीचर दूसरा है एबनॉर्मल हेड पोस्चर।
अब हेड का पोस्चर क्यों एबनॉर्मल हो रहा है? एक तो होता है बैकवर्ड टिल्टिंग ऑफ हेड में, यानी कि बच्चा जो है ना अपने आप जो सर है, हेड है, उसको पीछे की तरफ ऐसे हर वक्त उसने पकड़ा हुआ होगा, पीछे किया हुआ होगा। ऐसा क्यों? ऐसा एक तो ज़्यादातर जो है ना बायलेटरल, जिसको दोनों आंखों में, और मॉडरेट प्रोसेस हो ना उसमें ऐसा होता है कि वो जो बच्चा है वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा होता है, अपनी चिन को ऊपर कर रहा होता है, और ताकि वो देख सके, उसको नज़र नहीं आ रहा होता, और वो देखने की कोशिश कर रहा होता है थ्रू द लोअर पोर्शन ऑफ द प्यूपिलरी एरिया। क्योंकि अब देखें ना, अब उसका जो जितना प्यूपिलरी रीजन खुला हुआ है, जहाँ पे आईलिड ने उसको कवर नहीं किया, वो उसी में से बस देखने की कोशिश कर रहा होगा कि मुझे नज़र आ जाए, तो उसने इस तरह का काइंड ऑफ हेड पोस्चर उसने रखा होगा। ये भी हमें एक क्लिनिकल फीचर मिलेगा टोसिस में। इसके अलावा है रिंकलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड ऑन अटेम्प्ट टू एलिवेट द अपर आईलिड। इस तरह से हमें फोरहेड की स्किन पे रिंकल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार इस वाली आंख में टोसिस है, उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। खोलने की कोशिश में यहाँ पे हमें क्लिनिकली जो है रिंकल भी पेशेंट फोरहेड में मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस पे। अब मेडिकल टोसिस को जो है ना हमें सर्जिकल टोसिस से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। कौन सी कुछ हम टेस्ट करेंगे उनसे। सबसे पहले है हमारे पास आइस पैक टेस्ट। अब हम इस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मायस्थीनिया ग्रेविस में जब क्या होता है कि हम आइस पैक जो है ना उसको हम टोटिक आईलिड पे 2 मिनट तक रखेंगे ना, तो उसमें टोसिस इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोल्ड जो होती है ना, जो आइस पैक में कोल्ड है, वो इनहिबिट कर देती है ब्रेक डाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन बाय एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। हमें पता है कि मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ऑटो इम्यून है, और वो हमारे एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके उनको बाइंड कर जाती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं और मसल की वीकनेस और फटीग करवाती हैं। ठीक है, तो जब हम आइस पैक लगाते हैं ना, तो वो एसिटाइल कोलिन जो है ना, उसमें जो हमारा नेचुरली जो एसिटाइल कोलिन है और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो कोल्ड की वजह से वो एसिटाइल कोलिन की जो ब्रेक डाउन इस एंजाइम से वो इनहिबिट हो जाती है, नहीं होता ब्रेक। तो मसल की फटीग भी नहीं होगी, मसल की वेस्टिंग फटीग नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, तो मसल जो है प्रोसेस जाहिर सी बात है सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना आइस पैक टेस्ट ये अबाउट 75% जो है सेंसिटिव होता है। ये टेस्ट इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर देखिए, यहाँ पे दिखाई गई है मायस्थीनिया ग्रेविस में टोसिस हुई है। ठीक है, अब इस फिगर में दिखाया गया है कि मायस्थीनिया ग्रेविस में एप्लीकेशन ऑफ एन आइस बैग रखा टोसिस वाली आई पे। उसके बाद क्या हो गया? इंप्रूवमेंट हो गई टोसिस में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आई। ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है? ऐसी हो गई है जबकि पहले ऐसी थी। ठीक हो गया। दूसरा डिफ्रेंशिएशन के लिए हम करते हैं एंटीबॉडी टेस्टिंग। मायस्थीनिया एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं 70 to 90% ऑफ केसेस में। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, मायस्थीनिया एसिटाइल कोलिन एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस देखेंगे कि हैं या नहीं, तो ये हम एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा दूसरी है एड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था फार्मा में भी कि ये एक जो है शॉर्ट एक्टिंग एंटी कोलिन एस्ट्रेज होता है जो हम आईवी में देते हैं। तो जब हम आईवी में देंगे तो टोसिस जो है वो इससे इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एंटी कोलिन एस्ट्रेज है। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर रहा है, ये उसको इनहिबिट करेगा, तो एसिटाइल कोलिन ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। ब्रेक नहीं होगा तो वो उसकी वो मसल वेस्टिंग नहीं होगी, फटीग नहीं होगी, तो जो है वो टोसिस डेवलप नहीं होगा। तो हमने ये आईवी में दिया, टोसिस इंप्रूव हो जाएगी, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ये फिगर देखिए, यहाँ पे जो है बायलेटरल टोसिस दिखाई गई है मायस्थीनिया ग्रेविस में बिफोर टेंसिलोन टेस्ट। यहाँ पे हमने उसके बाद इसको जो है वो दिया, टेंसिलोन टेस्ट किया, तो बायलेटरल इंप्रूवमेंट हो गई टोसिस में। इसी तरह हम फिनाइलएफ्रिन टेस्ट भी करते हैं आउट पेशेंट्स में विद सस्पेक्टेड हॉर्नर सिंड्रोम। अच्छा, हमने कहा कि हम इसके अलावा करेंगे फिनाइलएफ्रिन टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, पेशेंट्स में विद सस्पेक्टेड हॉर्नर सिंड्रोम। बस इसमें क्या होता है कि फिनाइलएफ्रिन 1% टेस्ट ये कहलाता है। इसमें लॉ ऑफ डिनर्वेशन सुपर सेंसिटिविटी लगता है कि मतलब कि कोई भी ऑर्गन जिसमें मतलब कि उसकी नॉर्मल इनर्वेशन चली गई है, डिप्राइव हो गया है वो उससे, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है टू द केमिकल ट्रांसमिटर नॉर्मली रिलीज फ्रॉम दोस नर्व। ठीक है, तो अब वो सुपर सेंसिटिव हो गया है। तो अब जैसे कोई एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे कि हमारी हो गई आई में लॉन्ग सिलियरी नर्व। ठीक है, अब वो क्या करती है, हमारे जो इस फिगर में भी देख लें, तो वो हमारी जो है रेडियल मसल जो है उसको आई के उसको फाइबर्स को, रेडियल फाइबर्स को वहाँ पे जो होते हैं हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि लेजन है, थर्ड ऑर्डर लेजन है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज नहीं होता इससे लॉन्ग सिलियरी नर्व से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सुपर सेंसिटिविटी हो गई है, रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन हो गई, बहुत ज़्यादा हो गए अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अब क्या होगा कि जब हम फिनाइलएफ्रिन 1% देंगे तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग सिलियरी नर्व नहीं काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नॉरेपिनेफ्रिन बिल्कुल भी स्टोर में नहीं है जो रिलीज़ हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये लेजन ही थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की। तो जब हम फिनाइलएफ्रिन देंगे जो कि हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, तो वो क्या करेगा, इन सब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके और डायलेशन ऑफ द प्यूपिल करवा देगा, माइड्रासिस हो जाएगी। तो
इसके अलावा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर हॉर्नर सिंड्रोम को पहचानना चाह रहे हों, ठीक है, कि उसकी तो कोई लेशन नहीं हुई, तो फॉर एग्जांपल अगर इस पेशेंट को फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर में कोई हो गई है लेशन, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, तो जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है उसमें भी जो है नोरेपेनेफ्रिन का रिजर्व तो नहीं होगा, ठीक है। अब हमने जब फिनाइलेफ्रिन इसमें भी दिया, तो क्योंकि थर्ड ऑर्डर की तो ये लेशन नहीं है, तो फर्स्ट की और सेकंड की है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे डीनर्वेशन हाइपरसेंसिटिविटी नहीं होगी, क्योंकि वो उसमें थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे नोरेपेनेफ्रिन नहीं था। वो नहीं होता जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर ना होने की वजह से अप रेगुलेशन होती है ऑफ द रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाले न्यूरॉन में अगर है लेशन और सेकंड में, तो यहाँ पे रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन नहीं होगी। तो अब जब हमने इसको फिनाइलेफ्रिन दिया पेशेंट को, तो इस केस में कोई भी डायलेशन नहीं होगी, तो इससे हमें डायग्नोज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो है ना फर्स्ट ऑर्डर वाली हॉर्नर सिंड्रोम है या सेकंड ऑर्डर वाली है, क्योंकि हमें कोई भी डायलेशन नहीं है। लेकिन अगर हमें फिनाइलेफ्रिन देने में डायलेशन मिलेगी, तो हम कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर वाली हॉर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे ना कंसनट्रेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें कि हम 1% बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं फिनाइलेफ्रिन की, ठीक है। उसके जो कि इतनी डाइल्यूट फॉर्म है कि वो नॉर्मली जो है डायलेशन नहीं करवाती, लेकिन फिर भी अगर वो देने पर पेशेंट में डायलेशन हो रही है, इसका मतलब है कि उसको थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वाली जो है हॉर्नर सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा सुपर सेंसिटिविटी हो गई, अप रेगुलेशन हो गई है रिसेप्टर्स की, तो इससे कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट है। उसके अलावा कह रहा है कि थोरेसिक इमेजिंग MR CT बाय पेट टू डिटेक्ट द थाइमोमा, जो कि 15 से 30% ऑफ द मायस्थेनिया के केसेस में मिलता है। प्री वास्कुलर मेडिस्टिनम में ये हमें मैलिग्नेंट एपिथेलियल एक ट्यूमर होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का, उसको हम कहते हैं थाइमोमा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये हम करते हैं थोरेसिक इमेजिंग भी। इसके अलावा हम न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करते हैं फॉर द न्यूरोलॉजिकल कॉज। इस तरह से जो है हम जो मेडिकल प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं सर्जिकल से, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं टोसिस की ट्रीटमेंट पे। अब टोसिस की ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है एक तो एटियोलॉजी ऑफ द टोसिस पे कि क्यों हुई है, किस कॉज क्या है उसका, डिग्री ऑफ टोसिस पे भी डिपेंड करता है। नंबर 3 फंक्शन ऑफ द लेवेटर मसल। सबसे पहले एक तो मेडिकल, उसमें जो है ये हम इंडिकेट करते हैं मायोजेनिक में, और कुछ जो न्यूरोजेनिक टोसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन कॉज, उस हिसाब से हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अब कुछ टोसिस को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये ज़्यादातर हम कंजेनाइटल टोसिस में सर्जरी चाहिए होती है, एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ टोसिस, एंड इन टोसिस इन विच मेडिकल थेरेपी हैज़ फेल्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन, तो हम सर्जिकल टोसिस करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे टोसिस का। सर्जिकल प्रोसीजर अब जो है ना वो डिपेंड करता है एक तो नंबर 1 अमाउंट या डिग्री ऑफ टोसिस कितनी है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पेशेंट है जिसको यूनिलेटरल केस है, यूनिलेटरली यानी हम देख रहे हैं कि हम डिग्री ऑफ टोसिस को कैसे मेजर करेंगे। तो अगर पेशेंट को एक आंख में टोसिस है, ठीक है, तो उसकी जो वर्टिकल इंट्रा पाल्पेब्रल फिशर विड्थ है ना, यानी जैसे कि अगर ये आंख है तो उसकी ये वर्टिकल इंट्रा पाल्पेब्रल फिशर जो विड्थ होती है वो हम मेजर करेंगे दोनों आंखों की। अब दोनों आंखों की मेजर करने के बाद हम उनको कंपेयर करेंगे, तो फिर वो हमें जो है ना इंडिकेट करेगा डिग्री ऑफ टोसिस कितनी डिग्री है, ठीक है। तो सर्जरी इस पर भी डिपेंड करती है। दूसरा बायलेटरल अगर केसेस है, दोनों आंख में अगर पेशेंट को टोसिस है, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कॉर्निया कवर्ड बाय द अपर लिड एंड देन सबस्ट्रैक्टिंग 2 mm। जैसे कि अगर आई है और उसमें अगर इतनी सी टोसिस है, तो जो जितनी कॉर्निया खुली हुई है ना वो हम मेजर की हमने कॉर्निया, सॉरी मतलब जितनी कॉर्निया को जो है हमारी अपर आईलिड ने कवर किया हुआ है, वो कॉर्निया का एरिया अपर आईलिड से कवर हुआ वो हमने मेजर किया, और उसमें से हम 2 mm सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 2 मिलीमीटर यानी हम उससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस होता है MRD, ये जो है ना हमें बताता है, काइंड ऑफ इंडिकेटर होता है कि टोसिस कितनी डिग्री की, ठीक है, अमाउंट ऑफ टोसिस। अगर माइल्ड होगा तो MRD का डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है वो होगा तकरीबन 1 mm जितना, मॉडरेट में 2 mm जितना, और सीवियर टोसिस है तो इसका MRD जो है वो 2 mm से ज़्यादा होगा। ये MRD होता क्या है, ये एक जो है डिस्टेंस होता है हमारी अपर आईलिड का मार्जिन का और कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स के दरमियान का। इस फिगर में देखिए आपको ये येलो कलर वाली लाइन नजर है, ये लिड मार्जिन से लेके कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स, ये वाला जो है ना ये MRD होता है, ठीक है। इससे जो हमें इंडिकेट होता है कि टोसिस में हमें हेल्प करता है। तो यानी हमने टोसिस को ग्रेड किया, एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में हमें 1.2 से 2 mm जो है ना वो कवर करेगी अपर पार्ट ऑफ द प्यूपिल को, ठीक है। मॉडरेट वाली में वो 3 mm कवर करेगी अपर हाफ ऑफ द प्यूपिल को, और 4 mm से भी ज़्यादा कवर करे अगर पूरे के पूरे पुपिलर एरिया को, हम कहेंगे सीवियर टोसिस है। इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द लेवेटर मसल फंक्शन, ठीक है।
अच्छा, उससे पहले ये बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हम बायोलिटरल केसेस में प्रोसेस को देख रहे थे, तो उसमें जो हमने कहा कि हम कॉर्निया को जो है कितनी कॉर्निया जो है वो उसको हमारी अपर आईलिड कवर कर रही है, अपर आईलिड मतलब कितनी कवर कर रही है, वो जो जितनी वैल्यू आती है ना अपर आईलिड की, उसमें से हमने 2 mm को माइनस किया। क्यों किया? कि हमारी जो नॉर्मली जो आईलिड खुली है, जैसे आँख खुली है, तो नॉर्मली हमारी जो अपर आईलिड जितनी खुली है, जितना उसने डिस्टेंस कॉर्निया का कवर किया हुआ है, वो 2 mm होता है। तो अगर ज़्यादा इस तरह से टोसिस हो गई है तो हमने वो नॉर्मल वाला 2 मिलीमीटर माइनस करना है। बाकी जो बचा है वो हमें पता चलेगा कि कितनी डोसेस हुई है, ये हमें डिग्री पता चलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस जो है वो नॉर्मली हम ये लाइट फ्लेक्स से करते हैं, टॉर्च लगाते हैं आँख में, ये उसका और अपर आईलिड का मार्जिन, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, ये होता है मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस। ठीक है, और ये नॉर्मल होता है कितना? 4 मिलीमीटर जितना। अगर 4 मिलीमीटर जितनी जो हमने बात की कि हमें मिलेगी टोसिस MRD अपर आईलिड इतनी ज़्यादा आ गई है, तो उसका मतलब ये सिवियर टोसिस है। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हम लिवेटर मसल की फंक्शनिंग को जो है चेक करते हैं। ये इसमें क्या करते हैं कि हम एक्सक्रूशन मूवमेंट ऑफ द लिवेटर मसल जो है अपर आईलिड का जो मसल है उसको मेजर करते हैं बाय स्केल की मदद से, फ्रॉम डाउन गेज नीचे देख के टू अप गेज। ठीक है, ऊपर देख के भी। ठीक है, हमने इसको स्केल से मेजर करना है, डाउन गेज में भी और अप गेज में भी। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले हमने जो है स्केल की मदद से हमने जो है ना पहले पेशेंट की यहाँ पे एक तो थंब रखना है यहाँ पे आईब्रो पे, ताकि क्यों टेम्पोरल्स मसल जो है ना उसको हम ऑक्लूड करें उसकी मूवमेंट को। ठीक है, हमने सिर्फ लिवेटर का चेक करना है, तो लिवेटर फंक्शन चेक करें तो हमने यहाँ पे स्केल रखा। ठीक है, और ये जो क्रीज आता है ना अपर लिड का, इसको आंख बंद करवा के पहले नीचे देखना है पेशेंट। ठीक है, और उस पर ये हमने मिसाल के तौर पे ये 2 आ गया, 20 mm की हमने रीडिंग ले ली। ठीक है, 20 mm। उसके बाद स्केल को बिल्कुल भी मूव नहीं करना, स्केल वहीं पे, फिर हमने पेशेंट को कहना है कि बिल्कुल ऊपर देखे, जितना ऊपर देख सकता है। तो जब वो ऊपर देखेगा तो ये लोअर लिड जो है ना वो ये भी थोड़ी सी ऊपर होती है बहुत ज़्यादा ऊपर देखने पे, तो लेकिन अपने स्केल को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, वो वहीं पर है। तो अब जब वो जितना ऊपर देखेगा, यहाँ पे आपने ये मार्किंग भी नोट कर लेनी है, ये आ गई तकरीबन यहाँ से ये 4। ठीक है, 4 mm। तो अब हमने रीडिंग 1 में से रीडिंग 2 को माइनस करना, 20 - 4, ये हो गया 16 mm। ये बहुत ही अच्छा लिवेटर का फंक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शन है वो 15 to 18 होता है, जो यहाँ पे इसका 16 आया तो बहुत अच्छा है। गुड होगा जब 9 या ज़्यादा हो, फेयर होगा जब इसकी 5 to 8 mm आए वैल्यू, और पुअर